केस के भी सारे रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के ही रिएक्शन है ये भी। यहाँ भी कुछ नया नहीं है। जैसा कि आप जानते हो ये ब्रोमो जो है प्लस एम ग्रुप है, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लस एम है इसके पास। तो ये लोन पेयर यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आएगा और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके यहाँ आएगा। तो इसके ये भी क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। लेकिन हमने यहाँ पे जो ब्रोमीन और वाटर लिया है तो वाटर के कारण जो है ना रिएक्शन जो है ना पोलर मीडियम में और फास्ट हो गया, ठीक है। तो इस समय ऑर्थो पैरा सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनता, एक ही प्रोडक्ट बनता है और उसमें तीनों पोजीशन पे बी आर आ जाता है। एक साथ तीनों पोजीशन पे बी आर आ जाता है, ठीक है। इस कंपाउंड का कलर इंपॉर्टेंट है, कलर पूछ लिया जाता है। कलर किसी को पता है क्या, इस कंपाउंड की कलर क्या होती है? ठीक है, मुझे कलर बताना। नेक्स्ट आप हमको, अब नेक्स्ट में देखो मैंने क्या किया है, नेक्स्ट में ना CH2 लिया है, ठीक है। वाटर के कारण रेट बहुत फास्ट था तो एक साथ ऑर्थो मेटा पैरा सभी जगह आ जाता था। लेकिन अगर हम CH2 पॉइजन मिला दें तो रेट स्लो हो जाएगा। नेक्स्ट में हम लोग को एक साथ ये वाला प्रोडक्ट नहीं चाहिए, तब हम लोग इसमें पॉइजन मिलाते हैं CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, और उस केस में हमें या तो क्या मिल जाएगा, ऑर्थो वाले मिल जाएंगे या फिर हमें पैरा वाले मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस समझिए। ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट करने पे आपको एक साथ 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल मिलता है, ठीक है ना। और ये आपको सिर्फ ऑर्थो एंड पैरा मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कॉन्क HNO3, ये रिएक्शन हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि अगर आप फिनॉल है तो ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा, ठीक है। OH एक दूसरा प्रोडक्ट भी बनेगा OH एंड NO2। अब नेक्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन को और फास्ट करना चाह रहे हैं तो हीट ले लिए। तो उस केस में सिंगल प्रोडक्ट बन जाएगा लाइक दिस, ठीक है ना, इसके जैसा प्रोडक्ट बन जाएगा। इट मीन्स अब तीनों पोजीशन पे क्या आ जाएंगे, तीनों पोजीशन पे नाइट्रेशन हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक साथ ये दोनों क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि आप इसमें दोनों को में समझे कि एक तो फिनॉल जो है उसका प्लस एम बहुत स्ट्रांग है, ऊपर से हम कॉन्सेंट्रेटेड ही HNO3 है, नाइट्रेशन हो रहा है, तो एक ही जगह आएगा, या तो ऑर्थो आ सकता है या पैरा आ सकता है। लेकिन अगर आप फर्दर हीट टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपका तीनों पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। इसके भी कलर आप बता सकते हो, ठीक है। ये भी आपका है 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ठीक है। इन दोनों के कलर पूछे जाते हैं। उसके बाद है कॉन्क H2SO4। कॉन्क H2SO4 में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है वो प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सल्फोनेशन करा लिया और फिर हम लोग पैरा पे भी सल्फोनेशन करा लिया, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग इसमें और भी रिएक्शन करना चाहें
ऐसा कर सकते हैं। अगर हम लोग इसमें अगला जो रिएक्शन बच गया, 5 रिएक्शन होते हैं, तो फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कर सकते हैं, फ्रेडल क्राफ्ट असाइलेशन कर सकते हैं। ठीक है, बताओ इन दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो इसमें क्या हो जाता है, फ्रेडल क्राफ्ट जो है ना, जब आपके पास प्लस एम बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है ना, ऐसे केस में, तो प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि ये AlCl3 के साथ AlCl3 के साथ जो है ना, रिएक्शन पहले कर लेता है। रीजन इसलिए कर लेता है क्योंकि AlCl3 आपका एक लेविस एसिड है, ठीक है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये जो लोन पेयर है ना, ये बेंजीन में डीलोकलाइज होने से पहले AlCl3 से रिएक्ट कर लिया ड्यू टू लेविस एसिड, ठीक है ना। लोन पेयर बेस हो गया, तो एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है, फास्ट होता है। तो AlCl3 के साथ ये प्रॉब्लम होगी। अब ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज आ गई। ड्यू टू देयर पॉजिटिव चार्ज, बेंजीन रिंग इज हाईली डीएक्टिवेटेड, ठीक है। जो अभी प्लस एम से यहाँ पे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर था, अब ये हाईली डीएक्टिवेट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप आ गए, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो गए, ठीक है ना। तो इसीलिए इन दोनों में हम लोग इसके साथ भी वही कहानी है। तो इन दोनों में क्या होगा, नो रिएक्शन, ठीक है ना। फिनॉल का आप फ्रेडल क्राफ्ट नहीं करा सकते, नो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमने CH3COCl लिया है, ठीक है ना। तो CH3COCl को क्या रिएक्शन करेगा, यहाँ पे, यहाँ से हम लोग Cl और यहाँ से HCl निकाल सकते हैं। ड्यू टू लॉस ऑफ HCl क्या बन जाएगा, OCO CH3, ठीक है, ये समझ आया। HCl यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद देखो अभी क्या हुआ, इस रिएक्शन को हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से फ्रेडल क्राफ्ट कराना चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हो जो लोन पेयर पहले बहुत प्लस एम बहुत पावरफुल था, अब यहाँ पे जो प्लस एम है वो मॉडरेट हो गया। लोन पेयर इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो यहाँ पे जो प्लस एम है वो मॉडरेट हो गया, ठीक है ना, समझ पा रहे हो। और यहाँ पे जो प्लस एम था वो बहुत ही स्ट्रांग था, वेरी स्ट्रांग, ठीक है। तो हम प्लस एम को ये एसाइल क्लोराइड से, दिस रिएक्शन इज नोन एज असाइलेशन, असाइलेशन की मदद से आप प्लस एम को मॉडरेट कर सकते हो, ठीक है। ये भी रिएक्शन कई जगह यूज हो जाता है, ठीक। अब आप क्या कर सकते हो, फ्रेडल क्राफ्ट करा सकते हो, मतलब CH3 प्लस जो है ऑर्थो पे लगा सकते हैं एंड पैरा पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने ऑर्थो पे लगा लिया COCl, यहाँ पे आ गया CH3, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा आपका यहाँ पे आ जाएगा CH3, ठीक है, एंड CH3,
नेक्स्ट हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होता है? हाइड्रोलिसिस आपका यहाँ से ये बॉन्ड हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो वापस से देखो फिनॉल बन गया, ठीक है ना। यही बॉन्ड हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ना, और तो कोई बॉन्ड हाइड्रोलाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे O को H मिला, और वापस से यहाँ ड्यू टू लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे आपने ऐड किया था वही यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है। CH3COOH, यहाँ भी अगेन लॉस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, आपका दूसरा प्रोडक्ट जो है दूसरा प्रोडक्ट क्या बन गया, यहाँ पे आपका पैरा पोजिशन पे CH3 आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इसमें? अब यही चीज करने के और भी तरीके हो सकते हैं। CH3COCl के जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, CH3COCO CH3। अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड भी लेते तो भी रिएक्शन ये करा सकते थे, ठीक है ना। एसिटिक एनहाइड्राइड लेके भी कर सकते थे इसको। कैसे करेंगे? अगर हम एसिटिक एनहाइड्राइड लेंगे ना, तो वहां भी ये चीज बन जाएगी, ये सेम चीज बन जाएगी, ठीक है ना। तो उससे A आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे HCl निकाल देते हैं, यहाँ पे COOH निकलेगा, ठीक है ना। ये H और ये COOH। तो इस तरह से हम लोग ये बना लेंगे, मतलब यहाँ भी एसाइलेशन करा लिए। उसके बाद हम लोग चाहे तो फ्रेडल क्राफ्ट मिथाइलेशन या असाइलेशन भी करा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है आपको फिनॉल में सब्स्टिट्यूट कराने का, ठीक है ना। टिमन रिएक्शन जो है आपके फिनॉल चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो फिनॉल के और कुछ नेम्ड रिएक्शन देखने वाले हैं। तो इसमें आप काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, आप जानते ही हो, ठीक है। बोर्ड वगैरह में पूछता भी है ये कि फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। ये क्लोरोफॉर्म जानते ही हो आप, मूवी वगैरह में यूज करते हैं इस क्लोरोफॉर्म को ना। क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस। आपको मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? मेजर प्रोडक्ट मिल जाता है आपको, यहाँ पे फॉर्माइलेशन हो जा रहा है, ठीक है। इस स्टेप को क्या बोलेंगे? फॉर्माइलेशन। फॉर्मल्डिहाइड आ गया तो फॉर्माइलेशन बोल रहे हैं। इस प्रोडक्ट का नाम भी है सैलिसल्डिहाइड, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। तो इसकी मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, आप मैकेनिज्म देख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं है। क्लोरोफॉर्म जो होता है ना, वो क्या करता है, आपको यहाँ पे कई बार पूछा है कि जो इसमें इंटरमीडिएट क्या है। तो क्लोरोफॉर्म बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकता है, ये एसिड बेस रिएक्शन हुआ, ठीक है। इस तरह से चीजें बन जाएगी। यहाँ से वाटर निकला और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक। इसके बाद जो बनता है वो कार्बीन बन जाता है। वो कैसे बनेगा? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से Cl लीव कर सकता है, और आपके पास Cl, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन और Cl। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको बोलते हैं DCC, डाई क्लोरो कार्बीन, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि रीमर-टिमन रिएक्शन का इंटरमीडिएट क्या है, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट है यही आपका इसमें क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है,
ठीक। इलेक्ट्रोफाइल हमारा इसमें क्या है, डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये कार्बिन जो है क्लोरोफॉर्म विथ बेस में सबसे पहले बन जाता है। ठीक है। उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल बन गया, क्या बन गया, CCl2। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल बना, ये बेस सबसे पहले क्या करेगा, इस H को निकाल देगा और आपका फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा, O पे माइनस आ जाएगी। ठीक है ना, OH माइनस, एसिड बेस रिएक्शन पहले होता है ना, तो ये फिनॉक्साइड आयन बन गया। अब आप जानते ही हो इस फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये वाला चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है। इसके और रेजोनेंस करा लेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें ये जो डाइक्लोरोकार्बिन है, ये रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, इनका जो लोन पेयर है, ये डाइक्लोरोकार्बिन है, इलेक्ट्रोफाइल है ना ये। ठीक है, तो यहाँ अटैक करेगा, मतलब ये इस पे अटैक करेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा आपको कुछ स्पेसिस कैसा मिल जाएंगे, एक नेगेटिव चार्ज है Cl। ठीक है, और ये बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद वाटर, ये अपना इलेक्ट्रॉन वाटर को देगा, जिससे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या आने वाला है, C के साथ H आने वाले। ठीक है। अब आपने पढ़ा होगा एक टॉटोमर होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड के बगल में जो H होता है वो टॉटोमराइज कर सकता है। ठीक है ना, तो ये कीटो है, तो ये इनॉल बना सकता है क्या, तो ये आपका इनॉल फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे वापस से OH बन गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये एज इट इज है, 2Cl। ठीक है, फर्दर हम इसको, हमारे पास बेस तो है ही, तो बेस इसको रिप्लेस कर सकता है। ठीक है ना, ये दोनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे। एक कारण पे 2OH से क्या मिल जाता है, एक कारण पे 2OH है, तो दोनों OH हम वाटर निकाल के COH, तो ये फॉर्माइलेशन हो गया। और सिमिलरली इसका हम रेजोनेंस कराते तो यहाँ पे नेगेटिव से आ जाता, उससे भी एक प्रोडक्ट मिल जाता। ठीक है ना, तो दूसरा प्रोडक्ट इसमें क्या मिलता, इसके इस पोजीशन पे आता CHO। ठीक है, आउट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट कौन सा मेजर होगा, इन दोनों प्रोडक्ट्स में ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है ना, यही वाला ऑर्थो प्रोडक्ट, इसमें एक्चुअली में CO बॉन्ड है ना, और इस तरह से इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है। ठीक है ना, तो स्टेटमेंट में भी यही लिखा जाता है कि व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म सैलिसल्डिहाइड एज अ मेजर प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा यहाँ पे, जो फॉर्माइलेशन हो रहा था, ठीक है ना, बिल्कुल रिमर टिमर जैसा ही है। आप CHCl3 3Cl था, तो यहाँ पे CO बनता था। ठीक है ना, आप देख सकते हो रिएक्शन में कि यहाँ पे 2Cl के जगह कितना 3Cl आ जाएगा, ये हाइड्रोजन के जगह भी क्या रहेगा, Cl रहेगा इंटरमीडिएट में। अब ये तीनों Cl OH से रिप्लेस होंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा। ठीक है ना, तो सिमेट्रिकल रिएक्शन है।
तो यहाँ पे हम लोग सीधा सीधा CO, 2 वाटर के लूज करने से, और OH। ठीक है, तो ये बहुत फेमस कंपाउंड है, इसका नाम है सैलिसाइलिक एसिड। ठीक है, सैलिसाइलिक एसिड। अब सैलिसाइलिक एसिड जो है डिफरेंट तरीके से भी बनाया जा सकता है। एक रिएक्शन होता है कोल्बे रिएक्शन। ठीक है ना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस वाला कोल्बे नहीं है ये, कोल्बे स्मिथ रिएक्शन है ये। तो इस समय आपको यही फिनॉल का रिएक्शन है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लेते हैं, पहला स्टेप है CO2 विथ बेस, और दूसरा इसमें लेते हैं वाटर H+। यही सेम प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना, सैलिसाइलिक एसिड बनाने के जो मेथड है वो कोल्बे रिएक्शन, इनसे भी बन सकता है वही चीज। ठीक है, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलेशन बोलेंगे। COOH ग्रुप ऐड हुआ है, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो रहा था, फॉर्माइलेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, मैकेनिज्म बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है ना, स्टेटमेंट के रूप में बोला जाता है कि फिनॉल ट्रीटेड विथ कार्बन डाइऑक्साइड इन बेसिक मीडियम followed by acid hydrolysis give salicylic acid as a major product. This reaction is called as Kolbe reaction। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, यहाँ पे भी ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑर्थो वाला क्या हो गया, मेजर हो गया। ठीक है ना, तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, बस यहाँ पे रिएजेंट अलग लिया। ठीक है, तो रिएजेंट बताने की जरूरत, ये मैकेनिज्म बताने की जरूरत है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है कार्बिन नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पे आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, CO2 के साथ करा रहे हो। ठीक है, तो जो ये आपका निगेटिव चार्ज था, पता ही है, ये बेस लिए हैं, फिनॉक्साइड बन जाएगा। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करके यहाँ आ जाएगा, तो यही निगेटिव चार्ज अब यहाँ अटैक कर सकता है। क्यों कर सकता है, क्योंकि कार्बन हैविंग पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू दिस CO। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज ये है, तो ये इसके लिए क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और फिनॉक्साइड न्यूक्लियोफाइल हो गया। इन दोनों में रिएक्शन होगा, O- बनेगा। ठीक है, क्लियर है। ठीक है ना, मैं बता ही देता हूँ। इस केस में आपका क्या होगा कि यहाँ पे COO-, ठीक है ना, और एक CO तो अभी भी है। यहाँ पे आपका फिनॉक्साइड ये बन चुका है, COO- अटैक किया है, ये दो डबल बॉन्ड, बिल्कुल सिमेट्रिकल मैकेनिज्म है। यहाँ पे ये आएगा, बाद में आप जानते ही हो ये H क्या हो जाएगा, टॉटोमराइज कर जाएगा, जिससे OH बन जाएगा। यहाँ पे OH बन गया, और ये आपका वाटर से प्रोटॉन लेके COH। ठीक है, तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, छोटा सा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन को। एक रिएक्शन इसमें और भी है, उसको भी मैं बता देता हूँ। दिस रिएक्शन इज नोन एज नाइट्रोसेशन, नाइट्रोसेशन रिएक्शन, फिनॉल के साथ होता है। उसमें लेते हैं हम लोग NaNO2HCl,
और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, OH है। अब हमें ये एनालाइज करना है कि यहाँ पे जो दिया है इलेक्ट्रोफाइल हमारा क्या है, तो इसमें HCl और NaNO2 Na+, O-, ये है NaNO2, तो यहाँ से HCl रिमूव होगा और क्या बन जाएगा, NaCl रिमूव करके हमारे पास जो मिलेगा वो नाइट्रस एसिड बन जाएगा, राइट। अब ये नाइट्रस एसिड आप जानते ही हो काफ़ी अनस्टेबल होता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। HNO2 है ये, नाइट्रस एसिड, नाइट्रिक एसिड नहीं है ये। तो ये सेल्फ प्रोटोनेट कर सकता है, H+ है ही इसके पास, तो सेल्फ प्रोटोनेट कर सकता है। तो ये क्या बना लेगा, इस तरह से ये स्पेसिस बने लेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगी, ठीक है। ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिलेगा, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, ये जब ये निकलेगा तो N पे पॉजिटिव चार्ज आएगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास NO+, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो बिल्कुल सिमिलर रिएक्शन है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, ठीक है। तो एक NO यहाँ पे लगा दो, ठीक है, और दूसरा NO कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ठीक है। तो इस तरह से दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज नाइट्रोसेशन रिएक्शन, ठीक है। तो फिनॉल के यही केमिकल रिएक्शन है। उसके बाद अगर हम प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन में भी चीज़ें पूछ ली जाती है। तो एक बहुत फेमस प्रिपरेशन है इसका, उसकी बात कर लेते हैं। वो प्रिपरेशन है क्यूमीन। क्यूमीन जानते हो, क्यूमीन है ये। इस क्यूमीन से हम लोग फिनॉल बना सकते हैं। रिएजेंट क्या होगा यहाँ पे, रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें रिएजेंट लिया जाता है O2। ये इंडस्ट्रियल मेथड में काफ़ी यूज होते हैं, काफ़ी अच्छा मेथड है ये, इस पे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैकेनिज्म रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम लोग बात करते हैं, अगर हमारे पास क्लोरोबेंजीन भी हो तो हम उसको बना सकते हैं। ये मैंने बात भी की थी वहाँ पे कि अगर आपके पास NaOH ले लिया जाए या KOH ले लिया जाए, बहुत हाई टेम्परेचर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। SNAR रिएक्शन जो है 2 NO2 के प्रेजेंस में होता है, मतलब ऑर्थो या पैरा पोजिशन पे हो। अगर वो नहीं है तो हम बहुत हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे OH रिप्लेस हो जाएगा, और इसका नाम भी था डॉस प्रोसेस, इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक डॉस प्रोसेस भी है फिनॉल की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इस तरह से कहीं पे भी क्वेश्चन आ गया तो आपको आइडिया रहना चाहिए। इवन सल्फोनिक एसिड से भी हम लोग बना सकते हैं। सल्फोनिक एसिड में अगर आप सोडियम फ्यूजन का यूज करो, ठीक है, तो फ्यूजन हाई टेम्परेचर हुआ, ठीक है, तो इस केस में आपको यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन बन जाता है। अब एक बार फिनॉक्साइड ये O- बना तो आप इसमें H2O H+ का यूज करते हुए आप इजिली फिनॉल बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि आप इसको, अभी आगे मैं मैकेनिज्म बताऊंगा इसका। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट होता है, उससे भी हम फिनॉल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर हम KOH यूज कर लें तो इससे भी हमें फिनॉल मिल जाएगा,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इवन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम लोग फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है ना। MgBr, उस केस में हम लोग को लेना पड़ेगा O2 लेना पड़ेगा, जो यहाँ पे रिएजेंट लिया है ना, यही रिएजेंट लेना पड़ेगा O2, और दूसरा H2OH+। तो यहाँ पे भी आपका फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ मेथड है जहाँ पे आपको पता रहना चाहिए, कई बार मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि कौन से, या 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा किस किस से फिनॉल बनेगा, ठीक है, इस तरह से पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ मेथड है जो इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रख सकते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं इनसे कई बार पूछा गया है। अगर हम इसकी मैकेनिज्म की बात कर लें, ठीक है, तो ये निगेटिव चार्ज जो है ना RMGX में ये R जो है ना बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल और बेस होता है, तो ये आपका यहाँ पे अटैक करेगा और ये O- बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से प्रोडक्ट आएंगे O-, क्लियर। अब उसके बाद H2O के प्रेजेंस में यहाँ पे OH आ जाएगा, और आपको पता है ये परऑक्सी लिंकेज हो गया ना, ये O से जब H जुड़ गया तो ये तो परऑक्सी लिंकेज हो गया। अब इन दोनों लोन पेयर में क्या होता है, रिपल्सन होता है, तो यहाँ पे ये नेसेंट ऑक्सीजन के रूप में निकल जाता है, OH बन जाता है, ठीक है। इसी तरह से बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में भी यही है, N2 एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, ठीक है ना, तो ये निकल जाता है, फिर वहाँ पे OH- अटैक कर लेता है, ठीक है। तो ये SNAR बोल सकते हैं इसको, SNAR मैकेनिज्म से बन गया है, ठीक है, क्लियर है। प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन में सबसे पहला मेथड तो बहुत सिंपल मेथड है, उसको रिडक्शन बोलते हैं। आप रिडक्शन करा सकते हो, कोई नाइट्रो बेंजीन को SnCl SnHCl, ठीक है, कोई भी मेटल SnCl मोस्टली यूज करते हैं। SnCl के प्रेजेंस में ये क्या हो जाता है, सिंपली रिडक्शन है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आप एनिलीन सिंपली बना सकते हो, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का ये सिंपलेस्ट मेथड हो गया, दिस इज योर एनिलीन, ठीक है। और अगर हमारे पास दो दो NO2 ग्रुप हो, ठीक है ना, अगर मान के चलो इसमें दो NO2 ग्रुप होता तो दोनों NH2 बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें चाहते हैं कि हमारा एक ही सेलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है, एक तो हमारे पास NO2 रहे और दूसरा रिड्यूस हो जाए, तो ऐसे केस में हम लोग वही पॉइजन का यूज करते हैं, Na2S यूज कर सकते हैं, ठीक है। सल्फाइड वाला कंपाउंड पॉइजनस होता है, तो वो रेट को स्लो कर देता है, ठीक है। तो थोड़े से रेट यहाँ पे स्लो हो गया, यहाँ पे एक रिड्यूस नहीं हो पाया, एक हो गया, ठीक है? तो इस तरह से सिंपल मेथड है, रिडक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। सोडियम सल्फाइड या अमोनियम डाइसल्फाइड का, अमोनियम बाइसल्फाइड का यूज किया जाता है। इसके जो नेक्स्ट मेथड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं HBD, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत आता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। इसमें क्या होता है कि आपके पास एक अमाइड होता है, इसमें आप लेते हो ब्रोमीन एंड वाटर, ठीक है ना। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ब्रोमीन एंड बेस लेते हैं, ब्रोमीन एंड बेस, तो उस केस में आपके पास भी एनिलीन बनता है, ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल इसमें क्या हुआ कि ये वाला जो ग्रुप है ना वो गायब हो गया। ये कैसे हुआ, ठीक है ना, ये हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन बोलते हैं इसको।
when amide is treated with bromine in presence of base gives amine as a product। ठीक है, give amine as a product। ठीक है, तो अमीन आपका बन जाएगा यहाँ पे। मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, इसकी मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है। देखो, सबसे पहले हमारे पास इसको हम लोग बार बार लिखने से पीएच लिख देते हैं, PHCO NH2। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग रिएक्शन किससे करा रहे हैं, बेस से करा रहे हैं। तो बेस आप जानते ही हो, बेस इसको इस H को ले लेगा, एसिडिक H को, तो PHCO एंड NH माइनस बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या यूज किए हैं, Br2। ठीक है ना, तो Br जो है यहाँ अटैक करेगा, यहाँ से Br माइनस बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपको जो प्रोडक्ट मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, एक Br आ चुका है और एक H अभी भी है। फिर से वो रिएक्शन होगा, फिर से यहाँ से बेस उस वाटर को ले जाएगा। ठीक है ना, फिर से ये बेस इस वाटर को ले जाएगा और क्या बन जाएगा, CON Br और नेगेटिव चार्ज। ये वाला स्टेप काफी मुश्किल है। इसके बाद Br पे फिर से अटैक कर सकता था, लेकिन नाइट्रोजन पे 2 Br स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो ये वाला इसमें स्टेप RDS है। तो ये कुछ ऐसा होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आता है, जैसे ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, कार्बन की वैलेंसी पूरा हो जाएगी। ठीक है, अब दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता था कि O माइनस टूटता। ठीक है ना, तो ये तो सिर्फ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रह जाएगा, हमें प्रोडक्ट बनानी है। तो वापस से वो ऑक्सीजन की नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगी और इस बॉन्ड को ब्रेक करता है इस बार, और ये बॉन्ड पता है यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब जब नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड हो जाएंगे तो Br यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये सब जो स्टेप हुआ है सब एक साथ होता है। ठीक है, मैं इसको बारी बारी से बता देता हूँ। पहला स्टेप ये हुआ, ठीक है ना, दूसरा स्टेप आपका क्या हुआ, ये हुआ, मतलब ये वाला, और तीसरा ये हुआ। ये तीनों एक साथ होके देखो क्या बनेगा, ये तीनों एक साथ होके जो चीजें बनेगी, ठीक है, आप देख सकते हो, इसका बहुत फेमस नेम भी है और ये बहुत सारे रिएक्शन में बनते हैं। क्या ये बन जाएगा, इसको आइसोसाइनेट बोलते हैं, आइसोसाइनेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, कुछ और भी अमीन के रिएक्शन देखेंगे उसमें बनते हैं, आइसोसाइनेट बन जाएगा। ये बात समझ में आई। अब जब आइसोसाइनाइड बन गया फिर तो क्या है, फिर हाइड्रोलिसिस करके हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, इसको यहाँ से हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। तो आपको क्या मिलेगा, देखो N से 2 H जुड़ जाएगा। ठीक है, दोनों बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे पीएच है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, तो आपको क्या मिल गया, एनिलीन मिल गया। देखो साथ में CO2 बन जाएगा। ठीक है, जो हमारा बाई प्रोडक्ट है, CO2 से मतलब नहीं है, तो बाई प्रोडक्ट। इस तरह से आइसोसाइनाइड इसमें इंपॉर्टेंट है कि इसकी जो मैकेनिज्म है, इसमें क्या बना है, इंटरमीडिएट एक आइसोसाइनाइड बना है। जैसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि जैसे ये फिनाइल ग्रुप है ना, तो अगर इस फिनाइल ग्रुप में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कोई ऐड होता, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर ऐड कर देते, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज फास्टर देन नॉर्मल एनिलीन। कहने का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे स्लाइड हम CH3 लगा देते, ठीक है, OH लगा देते, वो CH3 लगा देते, कोई भी प्लस M फैक्टर लगा देते, ठीक है, या प्लस I फैक्टर लगा देते, तो ये बहुत इजीली यहाँ पे और फास्ट हो जाता। ठीक है, तो ये भी मान चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन पूछा, देखो पूछने के लिए कुछ भी पूछा जा सकता है। तो रीजन यही है कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने से यहाँ पे ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा और यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है।
और अगर विड्रॉइंग, अगर यहाँ पे आप NO2 लगा देते हो, NO2 का मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे NO2 लग गया, ठीक है ना, तो उस समय ये जो फिनाइल है इस वाले कंपाउंड में शिफ्ट नहीं होना चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रखोगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन इज डिक्रीजेज, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम लोग। अगर हम इसमें हम लोग और भी रिएक्शन की बात करें, जैसे तो डाइजोटाइजेशन रिएक्शन में ये आपका अमीन के ही रिएक्शन है, एनिलीन का रिएक्शन है बेसिकली। तो एनिलीन पे इस पे बहुत क्वेश्चन पूछा गया। इसमें लिया जाता है NaNO2HCl, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस रखा जाता है। इससे आपको जो मिलता है वो डाइजोटाइजेशन, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। तो बहुत डिटेल में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है वैसे यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको सिंपली ऐसा देख लो कि ये जो हमारा बेंजीन है इसमें हम लोग इस तरह से, सबसे पहले तो मैं अभी इसके बारे में बताया ही था, ठीक है, कि ये HCl, ठीक है, एक्चुअल में ये जो Na प्लस और ONO था, याद है आपको, यहाँ से क्या निकल गया था, HONO, ठीक है ना, ये क्या है, HNO2 है। ये HNO2 जो है ना हाईली अनस्टेबल है, इसलिए इसको फ्रेशली प्रिपेयर्ड करते हैं, पहले से HNO2 नहीं डाल सकते। यहाँ पे HNO2 डालेंगे तो नहीं बनता रिएक्शन। तो इससे इनडायरेक्टली रूप से क्या है, ये NaNO2HCl दिया है, मतलब आपको क्या दिया है, नाइट्रस एसिड दिया है। अब ये नाइट्रस एसिड बहुत अनस्टेबल है, जानते हो आप, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग सोडियम नाइट्राइट लेते हैं, ठीक है। सोडियम नाइट्राइट जब लेते हैं उस केस में ये फ्रेशली प्रिपेयर होता है, ठीक है। तो फ्रेशली प्रिपेयर करके उसके बाद हम इसको रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। एक बार आपका ये HNO2 प्रिपेयर हो गया फिर तो कोई बात नहीं है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे, इस नाइट्रस एसिड को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास HCl भी है साथ में। तो देखो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। ध्यान देना क्या क्या बना, ये है अपना पीएच, मतलब ये बेंजीन रिंग है। फिर से मैं लिख देता हूँ बेंजीन, ठीक है। अब उस पे N जुड़ा हुआ है, ठीक है। N से यहाँ से वाटर निकला तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और N आ जाएगा, राइट। फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा वाटर यहाँ से निकाल सकते हैं। जब यहाँ से वाटर निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे इनके जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, तो बेसिकली एक ट्रिपल बॉन्ड भी बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, नाइट्रोजन पे 4 बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ से वाटर निकल चुका है, Cl माइनस बचा है, Cl माइनस, देखो हम यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। तो इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि टेम्परेचर ये होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर नहीं होता, मान के चलो अगर हम रूम टेम्परेचर लिखते हैं, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये जो बेंजीन डाइजोनियम साल्ट जो है ना, यहाँ से N2 रिमूव हो जाता, वर्ल्ड बेस्ट लिविंग ग्रुप क्या होता है, N2। तो N2 रिमूव हो जाता और हमें ये मिलता, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास क्या बने, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बने, ठीक है ना। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है, तो इसी के लिए टेम्परेचर लो रखें। लो टेम्परेचर पे N2 गैस रिलीज नहीं हो पाएगी और हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट बने। अब देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है,
हम लोग इसको बनाने में इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं, उसका वजह ये है कि जैसे हमारे पास SNAR रिएक्शन कराना था, ठीक है, याद होगा आपको, SNAR रिएक्शन कराना था। तो उस SNAR की दिक्कत ये थी कि इसकी रेट जो है बहुत स्लो हुई थी टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसके दो तरीका थे, एक तो आप हाई टेम्परेचर पे करा लो, ठीक है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे करा लो। दूसरा तरीका ये था कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे NO2 ग्रुप हो, जिससे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव बहुत इंक्रीज हो जाए और Cl निकल जाए। तीसरा तरीका आज हम लोग सीख रहे हैं कि अगर आप इस Cl को रिप्लेस करना भी चाहते हो, या कोई भी Cl ही नहीं, कोई भी न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करना चाहते हो, तो बहुत आसान सा तरीका ये है कि आप क्या कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें जरूरी ये है कि प्राइमरी अमीन होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो ये प्राइमरी अमीन से ही बना है, ठीक है ना। अगर दो हाइड्रोजन यहाँ नहीं होगा तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म नहीं होंगे। तो आप एनिलीन आपके पास अवेलेबल है, आप एनिलीन ले लोगे। एनिलीन में अभी अभी सिखाया कि क्या करा देंगे, डाइजोटाइजेशन करा देंगे। किससे करा देंगे, सोडियम नाइट्राइड एंड HCl ले लेंगे, ठीक है। और उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको ये आपका N2Cl मिल गया, ठीक। अब एक बार बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्म हो, यहाँ पे ऑब्वियसली टेम्परेचर मेंटेन रखना है, ठीक है। अब लो टेम्परेचर पे भी रिएक्शन हो सकता है, ठीक है, हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं। कैसे, जैसे मान चलो अगर हम इसमें Ki ले लें, तो आपको पता ही है N2 दुनिया का वेस्ट लिविंग ग्रुप है, यहाँ से I- इस पे अटैक करेगा, Cl निकल गया। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बताओ, I आ गया। इसी तरह से हम लोग कोई भी ला सकते हैं, HCl ला सकते थे, HBr ला सकते थे। HBr के साथ अगर आप CuBr लेते हो तो इस रिएक्शन का नाम भी है, क्या बन जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक है। अगर सिमिलरली आप HCl लेते हो और साथ में CuCl लेते हो तो आपको प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजीली आप सब्स्टिट्यूट कर पा रहे हो, क्यों, क्योंकि बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, N2 वर्ल्ड बेस्ड लिविंग ग्रुप है। ये इस रिएक्शन का नाम क्या पता है किसी को, तो नेम रिएक्शन भी आपका रिवाइज हो रहा है कि ये सेंडमेयर्स रिएक्शन है, ठीक है ना। इसके साथ एक और रिएक्शन आता है। अब देखो इसमें मैंने आयोडाइड बना लिया, इजिली बना लिया, ठीक है ना। CuBr की भी जरूरत नहीं पड़ी, CuCl की भी जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर मुझे फ्लोराइड बनाना है तो फ्लोराइड हम सेंडमेयर से नहीं बना सकते, उसके लिए हमें लेना पड़ेगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में NaBF4। जब मैं NaBF4 लूंगा तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2BF4, ठीक है। अब इसको अगर हीट करा तो यहाँ से आपको फ्लोरोबेंजीन बन जाता है, इस रिएक्शन का भी नाम है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा सेंडमेयर्स नहीं है, इसके लिए अलग मेथड है कि NaBF4 लो, या एक दो और ले सकते हो, HBF4 ले सकते हो, किसी भी तरह से ये कंपाउंड बन जाना चाहिए, ठीक है। HBF4 ले सकते हो या फिर HF ले लो, ठीक है। HF मतलब वही प्लस BF3, ठीक है। तो उस तरह से कोई भी कंपाउंड ले लोगे तो इस तरह से ये कंपाउंड बन जाएगा। अब यहाँ पे ये हीट के प्रेजेंस में आपका फ्लोरोबेंजीन बन जाती है। काफ़ी एक्सप्लोसिव है, ये बनाते नहीं है, ठीक है। ये तीनों तो इजीली बन जाता है। इस रिएक्शन का नाम है पाल्ज सीमेन,
ठीक है। तो नेम रिएक्शन आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो, बाल सीमेन रिएक्शन बोलते हैं। इसी तरह से एक और इसमें रिएक्शन हो सकता है, अगर आपके पास क्या हो, इस तरह से मान के चलो हम लोग N2Cl है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है, और हमने ले लिया HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर। कॉपर पाउडर ले लिया या HCl ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो उस केस में क्या बनेगा बताओ। यहाँ भी वही है, Br आ जाएगा, बोलो Br आ जाएगा, वहां भी Br आ रहा था, यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। इसका भी एक अलग नेम है, याद है किसी को इन दोनों को, कौन सा एनसीईआरटी में गिवन है। अगर कॉपर पाउडर यूज करते हो तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज गैटरमैन रिएक्शन। एक गैटरमैन कोच रिएक्शन होता है, वो ये नहीं है, ठीक। तो एनसीईआरटी में जितने नेम रिएक्शन है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इसमें मैं KNO2 ले लेता हूँ, सपोज KNO2 ले लेता हूँ, या फिर KCN ले लेता हूँ, या फिर KOH ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं बताया भी था, KOH बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से KOH, या फिर मैं इसमें ETOH ले लेता हूँ, या फिर मैं इसमें H3PO2 ले लेता हूँ। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा कि अगर आप KNO2 लेते हो तो ऑब्वियसली आपके पास क्या है, K प्लस है और NO2 माइनस है, ठीक है। तो देख रहे हो, कोई भी न्यूक्लियोफाइल हम ले रहे हैं, हमारे पास केवल न्यूक्लियोफाइल हो, रिएक्शन हो जाएगा, NO2 आ गया। KCN में Cl माइनस है, तो हम लोग बहुत इजीली लो टेम्परेचर पे भी हम लोग SNAR करा ले रहे हैं वाया डाइजोनियम सॉल्ट। इसमें मैंने बताया था मेथड ऑफ क्या है, फिनॉल बना सकते हैं, ठीक है ना। ETOH और H3PO4 में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे बेंजीन बन जाता है, ठीक है। ETOH और H3PO4 इज द सोर्स ऑफ H माइनस। हो सकता है कि जब आपके पास अगर इस तरह से अगर प्राइमरी अमीन है तो आपने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, लेकिन ऐसा अगर मान के चलो सेकेंडरी दे दे, ठीक है ना, सेकेंडरी रिएक्शन है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है और दूसरा R है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंडरी हो गया, ठीक है ना। तो सेकेंड डिग्री में अगर हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। क्योंकि देखो इसमें तो बन जा रहा था PH NH2 में, अगर आप HNO2 लेते थे तो आपका यहाँ से PH N2Cl बन जाता था, बट इस केस में क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें ना, पहले वाले में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना जब आप प्राइमरी एनिलीन ले रहे हो, मतलब एनिलीन ले रहे हो, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बना, जिसका रिएक्शन हम लोग देखे डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे डाइजोटाइजेशन नहीं होगा, यहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, ये वाटर निकाल सकते हो और इस तरह से नाइट्रोसो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, NOR, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोसो। अगर टर्शियरी लेते हो तो टर्शियरी में अब ये भी फैसिलिटी नहीं है,
तो टर्शियरी में क्या कर सकते हैं, यहाँ का जो H है वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो उस समय हम लोग यहाँ पे HNO2 का OH और NO, तो प्रोडक्ट क्या दिखेगा, NR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पैरा नाइट्रो। तो सिंपल ये प्रोडक्ट हो गया, नॉर्मल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया ये तो, राइट। ये तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया जो होता है, पता है ना। यहाँ पे आपके पास नाइट्रोसो रिएक्शन ये बनता है और वो पैरा पोजीशन पे आ जाएगा क्योंकि ऑर्थो पे रिपल्सन होगा। तो ये भी ध्यान रखने है कि प्राइमरी ही क्यों जरूरी है, ठीक है ना, प्राइमरी अमीन बहुत जरूरी है इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो देखो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, नेक्स्ट है आपका कार्बाइल अमीन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो एनिलीन लिए हैं इसमें हम लोग वही क्लोरोफॉर्म वाला CHCl3 लेते हैं और बेस लेते हैं जो हम लोग फिनॉल में ले रहे थे। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है, ठीक है ना, और इससे बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, वो है आइसो नाइट्राइल, ठीक है, इसको आइसो नाइट्राइल बोलते हैं। और इसके फॉल स्मेल होता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कंपाउंड फॉल स्मेल दे सकता है, या फिर ये आइसोसाइनाइड टेस्ट के नाम से आता है, आइसोसाइनाइड भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो प्राइमरी अमीन जो है ना आइसोसाइनाइड टेस्ट दे सकता है, और दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज कार्बाइल अमीन रिएक्शन व्हेन प्राइमरी अमीन इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस isonitrile as a product which have foul smell. This reaction is called as कार्बाइल अमीन रिएक्शन। मैकेनिज्म आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी ये होता है तो क्या बनता है, DCC बनता है, डाइक्लोरोकार्बिन बनता है, राइट। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसा फिनॉल में हुआ था। और अगर मैं आपको डायरेक्ट बताऊं तो डायरेक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और ये आपका डाइक्लोरोकार्बिन है, यहाँ से 2 HCl निकालोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, PH। तो आपको पता ही है नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है तो वो भी डोनेट करेगा, ठीक है। और ये N से जुड़ा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है आइसोनाइट्राइल में, इनके लोन पेयर जो है, तो इस तरह से आपको ये बन जाता है, ठीक है। तो ये भी रिएक्शन याद रखेंगे कि आइसोनाइट्राइल विच है फॉल स्मेल। तो एनिलीन में ये कुछ रिएक्शन है जो काफी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ एक और चीज इम्पोर्टेंट हो जाता है एनिलीन के चैप्टर में, वो है डाइजो कपलिंग रिएक्शन। फिफ्थ हम बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, डाइजो कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं इसको। और इसके एनिलीन के साथ क्या होगा रिएक्शन, आप जानते ही हो, एनिलीन में इस तरह से आपका ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ, ये वाला नेगेटिव चार्ज फिर से यहाँ, ठीक है। तो इसका आपका पैरा पोजिशन रिच है, तो पैरा पोजिशन जो है ना कहाँ अटैक कर देगा, इस नाइट्रोजन पे अटैक करेगा और ये वापस इस नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, जरा देखो NH2, ठीक है। इस तरह से बेंजीन और N डबल बॉन्ड N हो गया, ठीक है, ये कपल हो गया, इसको बोलते हैं डाइजो कपलिंग रिएक्शन। ये डाइजो बॉन्ड है, डाइजो कपलिंग हो गया, या फिर आप CN कपलिंग बोल सकते हो, ये C और ये N जुड़ रहा है तो CN कपलिंग भी कहा जाता है। मेन इसका ना रिएक्शन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो कलर है, ठीक है ना। तो कलर इसका बताओ क्या होता है, इसको इसको डाई भी बोलते हैं,
ठीक है ना। तो कौन सा डाई है, ऑरेंज है, येलो है, रेड है, इस तरह से कलर कई बार पूछ लिया जाता है इंफॉर्मेशन। दूसरा सिमेट्रिकल रिएक्शन है, फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कराना है। रिएक्शन वही है अभी भी हमारे पास, बस यहाँ पे OH आ जाएगा और सिमेट्रिकल वही चीजें है। ठीक है, ये भी डाई है, दिस इज ऑल्सो नोन एज डाई। तो इस डाई का कलर इंपॉर्टेंट है। और ये है बीटा नेफ्थॉल। ठीक है, ये फिनॉल है, ये आपका एनिलीन था, एनिलीन के साथ कलर क्या देता है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और ये आपका बीटा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल। तो इनके साथ कलर क्या आता है, इनके साथ जो कंपाउंड बनेगा यहाँ पे आपका OH, बीटा नेफ्थॉल, और इस पोजीशन पे आ जाएगा ये सारी चीज। ठीक है, तो यहाँ पे भी कपलिंग हो गया। ये भी एक डाई है, लेकिन ये जो डाई है इन सबका कलर बताना है। ठीक है, इसमें ना बहुत कंफ्यूजन होता है, तो मैं आपको एक कोड बता रहा हूँ। ठीक है ना, कि कोड कैसे, ऑब्वियसली इतने कंपाउंड है, इतने रिएक्शन है, सबके कलर याद रखना बहुत मुश्किल है। तो डाइजो कपलिंग रिएक्शन में ना मैं आपको कोड बता रहा हूँ। ठीक है, अब आज के बाद आप नहीं भूल पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा फनी ट्रिक है। ये जो बीटा है ना, बीटा इज जस्ट लाइक, साउंड लाइक क्या, बेटा। और बेटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल भी बोल देते हैं। बोलो, बेटा को लाल तो बोलते हैं ना। तो लाल का मतलब क्या हो गया, रेड कलर हो गया। ठीक, तो ये रेड। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि रेड डाई बनता है जब आप बीटा नेफ्थॉल से रिएक्शन कराओगे। ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा पे OH है तो ये नेफ्थॉल है। फिनॉल में और एनिलीन में डिसाइड करना अपन को कि किस में ऑरेंज है और किस में येलो है। ठीक है ना, तो आप मुझे बताओ, फिनॉल में O आता है तो क्या हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा। बोलो, फिनॉल में ऑरेंज हो जाएगा। और जो बच गया, ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज डाई हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, येलो। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रहेगा। ठीक है, थैंक यू क्लास।